नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। मध्य पूर्व की अगर बात करें तो जो इस समय युद्ध चल रहा है, ईरान, इजरायल और अमेरिका, यह केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। यह टकराव धीरे धीरे पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का 7वां दिन है और हालात पहले से ज्यादा और खतरनाक हो गए हैं। ईरान के शिराज शहर पर अमेरिका और इजरायल के हमले में रिहायशी इलाकों के निशाने पर लगाने की खबर आई है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है। अब यह टकराव इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भू राजनीतिक ताकतों को सीधी जो भिड़ंत है वो देखी जा रही है, या यूं कहें कि यह बनती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल की सैन्य ताकत है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने जवाबी हमलों से संकेत दे रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस संकट को और ज्यादा राजनीतिक बना देता है। ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा है कि ईरान नया सुप्रीम लीडर अमेरिका की भूमिका के बिना नहीं चुन सकता। यानी सवाल अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं रहा, बल्कि ईरान की राजनीतिक दिशा तय करने की वैश्विक कोशिशों का भी है। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट पर मंडाता संकट और तेल सप्लाई पर असर दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, यह तय मान के चलिए। यहां से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। इसका सीधा असर वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ा है, और यहीं से इस जंग में भारत का समीकरण भी जुड़ जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों में से एक है और मध्य पूर्व के तेल मार्गों पर काफी हद तक निर्भर करता है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देश के पास क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और वैकल्पिक सप्लाई लाइनों को भी काम किया जा रहा है, यानी सप्लाई और ज्यादा तेजी से बढ़ाने को भी काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह जंग लंबी चली तो क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन भी बड़ी परीक्षा में पड़ने वाली है। एक बड़ी परीक्षा के साथ क्या सामना होने वाला है, यह एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने आने वाली है। अब जरा समझिए कि ईरान इजरायल जंग और भारत की ऊर्जा जो स्थिति है वो क्या है, और सरकार के दावे जो हैं वो क्या कहता है। सरकार यह कह रही है, केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि देश में पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद हैं। क्रूड ऑयल और एलपीजी का स्टॉक जो है वो मजबूत है। होर्मुज स्ट्रेट में फंसी सप्लाई से ज्यादा भंडार इस समय जो है वो हमारे मुल्क में है। भारत फिलहाल ऊर्जा के मामले में सुरक्षित है। दूसरे क्षेत्रों से तेल और गैस की जो सप्लाई है वो बढ़ाई जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट की कमी को पूरा किया जाएगा। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार अलर्ट है, लेकिन इस बात को भी समझिए कि जिस बार बार आप नाम सुन रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट, इससे 50% से ज्यादा जो तेल है हम आयात करते हैं। यानी गल्फ के जरिए अगर कोई तेल भारत तक पहुंचता है तो 50% हिस्सा इसका होता है। अब आप समझिए 7वें दिन में ईरान इजरायल जंग के बड़े अपडेट्स क्या है। ट्रंप ने मुश्तबा को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम लीडर के बेटे हैं, नाम उनका आगे रखा गया था, लेकिन साफ तौर पे कहा कि हम मुश्तबा को उत्तराधिकारी नहीं मानते। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने आग में घी का काम किया है। अमेरिका इजरायल हमलों में 1332 लोगों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी। ईरान में 1300 से ज्यादा हमले अमेरिका और इजरायल ने मिलकर किए हैं। 1300 से ज्यादा बॉम्बारिंग की है। 14 मेडिकल सेंटर भी निशाना बनाए गए हैं, यानी जहां इलाज हो रहा था उसे भी नहीं बख्शा गया, वहां भी निशाना लगाया गया। कई शहरों में पानी और बिजली की जो सप्लाई है ईरान में, उसे ठप कर दिया गया है। इजरायल ने 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह किए हैं, यह इजरायल की तरफ से दावा किया गया है। ईरान का दावा है कि 20 अमेरिकी बेसों को नुकसान है। यह अमेरिकी बेस कौन है? यह अमेरिकी बेस वो है जो गल्फ कंट्रीज में पड़ते हैं। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ा है। अब चूंकि इजरायल के पास मिसाइल से हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है
वो चुनौती है अरब देशों की। अब आज का सवाल क्या है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, उसके बाद आपको मेहमानों से रूबरू कराऊंगा। पहला सवाल यह है कि अगर जंग लंबी चली तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है। यह मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट से 50% से ज्यादा तेल गैस हम आयात कराते हैं। कतर से जो हमें 40% से ज्यादा गैस मिलती है, आज की तारीख में उसकी सप्लाई बंद है। इस बात को समझिए आप। क्या यह संघर्ष नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है? एक नई विश्व व्यवस्था क्या शुरू हो रही है कि अगर मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है, तो हम किसी भी राष्ट्र पर हमला करके उसके सर्वोच्च लीडर को मार गिराएंगे और अपनी शर्त पर उस राज्य को, उस देश को अपने घुटनों पर लेकर आएंगे। और तीसरा, क्या यह युद्ध सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या मध्य पूर्व पर वर्चस्व की लड़ाई? देखिए, सुरक्षा का मुद्दा एक वजह हो सकती है, लेकिन जो मुख्य वजह है वो मध्य पूर्व पर वर्चस्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई को अमेरिका जीतना चाहता है क्योंकि बाकी जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज या तो अमेरिका के साथ हैं या तो घुटने टेक चुके हैं। एक ईरान था जो सिर उठाए खड़ा था, अब उसे भी रास्ते से हटा दिया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ स्वर्ण सिंह जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर देव विश्वकर्मा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ शिवानंद हुल्ल्यारकर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेकिन हम उस पर जाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर को आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, यानी बिना किसी शर्त के ईरान जो है वो सरेंडर करे। सरेंडर के बिना ईरान से कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान में नई लीडरशिप की बात यहां पर ट्रंप कर रहे हैं। और देखिए, ट्रंप ने एक नया नारा भी दे दिया। बोले ट्रंप ने एक नया नारा दे दिया कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो डोनाल्ड ट्रंप के इन शब्दों के मायने क्या हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, जय हिंद। और यह बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं? पहले मायने तो यही निकल रहा है कि हम कोई उत्तराधिकारी मानेंगे नहीं, जो हमारा होगा उसी को मानना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, एक बार ईरान को फिर से महान बनाए। अमेरिका को बना नहीं पाए, अब चलिए ईरान को बनाने चल दिए हैं। जय हिंद आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे बुलाया और मेरे को बोलने का मौका दिया। सबसे पहले देखिए, अमेरिका के जो दावे हैं वो समय के साथ ही सत्यार्थ हो पाएंगे। अगर ये उनका नारा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो 1979 के पहले भी अमेरिका ग्रेट ईरान को बना रहा था और वहां फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और खुमैनी की सरकार 48 साल तक चली। और आज की डेट में जब ईरान अमेरिका से डायरेक्ट 1-to-1 कन्फ्रंटेशन में है, तो ये दावे कैसे साबित होंगे? एक तरफ तो आप तबाही मचा रहे हैं, पूरे के पूरे 31 स्टेट में बमबारी जारी है, इतना बारूद भर दिया है, इतना डिस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज का इतना लॉस हो रहा है। तो फिर ये ग्रेट बनेगा कैसे जब उनकी जो संपदा है, जो उनके जो मिनरल्स है, उनको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उनके रिसोर्स इनकम कैसे होगा? सबसे पहले तो आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना शुरू किया, फिर अब मिलिट्री एक्शन पे आ गए हैं, डिस्ट्रक्शन है। तो आप अपने बयानों की अहमियत को समझिए, जो आप बोलते हैं उसके क्या रिपरकशन है, नहीं तो आप एक हास्यास्पद स्थिति में आते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को विश्व किस नजर से देखता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, उसको बनाते बनाते आपने वेनेजुला पे कब्जा कर लिया, आप ग्रीनलैंड पे पहुंचने की कोशिश की और आप ईरान पे हमला कर रहे हैं। नहीं शरदेंदु जी, एक नया प्लान है उनका, वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद क्यूबा पे नजर है उनकी। जी हाँ, क्यूबा के बाद पनामा और के बाद लैटिन अमेरिकन के कंट्री और कैरेबियन नेशन, तमाम उनके पूरा विश्व उनके। कहने का मतलब है कि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व की खनिज संपदा पे कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई ऐसा इलाका बता दीजिए जहां उनका से ना हो, जहां वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। 8 आपने विश्व युद्ध विराम करा दिए, इसका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपको विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो आप खिसिया गए, और आपने वेनेजुला के जो जिनको शांति पुरस्कार मिला तो उन्होंने अपने
अपने नाम पे उसको डोनेट करवा लिया कि आप हमको प्रेजेंट कर दिया और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस मानसिकता के लोग अगर विश्व की राजनीति को अपने दिशा में मोड़ना चाहेंगे तो विश्व का क्या हाल होगा? आज की विश्व का डेट में क्या हाल देखिए, होगा, एक बड़ा माइट इज सवाल है। इसी राइट बीच का एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आऊंगा सर आपके पास। अमेरिकी अखबार ने एक बड़ा दावा कर दिया है, रूस को लेकर यह दावा किया गया है और यह कहा गया है कि रूस ने ईरान के साथ जो खुफिया जानकारी है वो साझा की है। अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने यह दावा किया है। अब इस पूरे पिक्चर में रूस की भी एंट्री हो गई कि रूस जो है वो खुफिया जानकारी ईरान के साथ साझा कर रहा था। और इसी पर हम स्वर्ण सिंह जी से एक रिएक्शन लेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। स्वर्ण सिंह जी, देखिए, आप साइकोलॉजिकल जो वॉर होता है, एक वॉर तो जो हम देख रहे हैं मिसाइलों से, तोप से, गोले से वो लड़ा जा रहा है, दूसरा ये साइकोलॉजिकल वॉर, रूस को भी बीच में लेकर आ गए और कह रहे हैं कि भाई रूस जो है वो गोपनीय जानकारी साझा कर रहा है। पहले तो आपने मेरा परिचय दिया फॉरेन एक्सपर्ट, तो मैं आपके दर्शकों को मैं बिल्कुल भारतीय नागरिक हूँ, भारतीय एक्सपर्ट हूँ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रोफेसर हूँ। हमारे पैनलिस्ट शायद कुछ बात कर रहे हैं, उनका माइक बंद करा दीजिए ताकि मेरी बात आपके दर्शकों तक पहुंचे। तो आपने पूछा कि ये रूस की जो वॉशिंगटन पोस्ट में एक टिप्पणी आई है उनकी खबर में कि शायद रूस किसी तरह से टारगेट कोऑर्डिनेशन में उनको हेल्प कर रहा है, तो तथ्य तो शायद उन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, पर यदि ये विश्वास अमेरिका करता है कि वाकई रूस ईरान को इस तरह से परोक्ष रूप से सहायता दे रहा है, तो उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। क्योंकि पहले से ही ईरान की जो रक्षा सुरक्षा के उपकरणों को लेकर साझेदारी है, हिस्सेदारी रूस के साथ लगातार बनी हुई है। ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स रूस को दिए हैं जो यूक्रेन में यूज हुए हैं। चीन भी उसी तरह से लगातार मिसाइलें मुहैया कराता रहा है ईरान को, और आप देख रहे हैं कि उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं जो बीजिंग से आ रहे हैं उनमें लगातार तलखी बढ़ी है। इसलिए उनका भी कुछ हद तक परोक्ष रूप से उसमें योगदान हो सकता है। तो कहने का मतलब कि एक तरफ ईरान बिल्कुल अकेला देश नहीं है, उसके साथ कुछ देश परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप जो इतना आक्रामक रुख अपना रहे हैं, उनके अपने ही दोस्त देश उनसे पल्लू झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सबसे खास दोस्त जो यूनाइटेड किंगडम है, वहां के प्रधानमंत्री से लगभग सीधा टकराव हुआ है इस बात को लेकर। ठीक उसी के साथ स्पेन के साथ उनके तालमेल गड़बड़ा गए हैं, रिश्ता ही तोड़ना चाह रहे हैं उनके साथ। तुर्की का रवैया बदल रहा है। वेटिकन ने कह दिया कि ये बिल्कुल मान्य नहीं है और ये अलार्मिंग है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की एक तरह से अवहेलना है एक तरह से। ये तो ट्रंप के दोस्त बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान के साथ कम से कम एक या दो देश जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये कि लगातार हमले बंद होने का कोई आसार जो है वो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद डॉक्टर देवेंद्र मैं आपके पास आऊंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट है, भारत के लिए यह संकट बड़ा है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज रूट पर तेल टैंकरों की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रोक दी है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम स्टॉक जो है वो मौजूद है। रूस से हम तेल को आयात को बढ़ा सकते हैं, जो 20% है उसको बढ़ाया जा सकता है। रूस से 10 लाख बैरल से ज्यादा जो तेल है वो इस समय भारत जो है वो आयात कर रहा है। और इसी पर एक रिएक्शन ले लेते हैं, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी और शास्त्री हैं। डॉक्टर देवेंद्र जी, एक सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक, क्योंकि 20% जो तेल है वो हम रूस से खरीद रहे हैं, क्या वाकई जो एक चिंता सामने नजर आ रही है वो गंभीर होती जा रही है? क्योंकि कतर से जो हम गैस लेते हैं 40% से ज्यादा वो सप्लाई बंद हो चुकी है। तो क्या आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर एक संकट खड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए एक संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अमेरिका को पता है, और हमको ये आशीष जी समझना होगा, ये युद्ध केवल ईरान अमेरिका का नहीं है, ना इजराइल का है।
ये अमेरिका किसी ना किसी माध्यम से चाइना और रशिया को कमजोर कर रहा है, इसलिए उसने यूक्रेन और रशिया को फंसा दिए वहां पर। तो ये जितने भी देश हैं खाड़ी के देश, कहीं ना कहीं ये चाइना समर्थित देश हैं, उनसे हथियार खरीदते हैं, उनको इकोनॉमिकली मदद देते हैं, और रशिया के समर्थक देश हैं। ये चीज हमको समझना पड़ेगा। ईरान की स्थिति अब नहीं है कि वो 7 दिन से ज्यादा युद्ध कर सकता है, क्योंकि उसको जो अपने आर्थिक मदद मिलनी थी, सैन्य मदद मिलनी थी उनके पड़ोसियों से, वो नहीं मिल पा रही। अमेरिका की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। नहीं, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र जी, यूक्रेन के बारे में भी तो यही कहा जा रहा था कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो ये युद्ध जो है वो 2 से 3 दिनों से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन आप तो चौथे साल में प्रवेश कर गए। बिल्कुल, लेकिन इससे यूक्रेन को कम लॉस हुआ है और रशिया को ज्यादा लॉस हुआ है, और अमेरिका जैसे देशों को फायदा हुआ है। अमेरिका चाहता ही है कि रशिया इस तरह फंसा रहे और चाइना भी फंसा रहे। देखिए, चाइना, ईरान को चाइना से बहुत मदद की आस थी, वो नहीं हो पाई। कभी भी चाइना को आप देखिए, वो डायरेक्ट मैदान में नहीं आता है, और अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं चाइना को फंसाएं। एक ये स्थिति है, इसलिए अमेरिका ने इस युद्ध में पैसा भी बहुत खर्च किया है। लगभग $900 मिलियन पर डे अमेरिका खर्च कर रहा है। तो यही स्थिति रहे तो 50 अरब से 210 अरब डॉलर पैसा खर्च होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज अगर हम देखें तो एवरेज 15% तेल की स्थिति में इजाफा हुआ है। शेयर मार्केट भी शट डाउन हुआ है। ये आने वाले समय में होगा, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह मार्केट में है, आयात निर्यात में है। लेकिन खाड़ी देशों को तेल से ज्यादा खाद्यान्न की भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत और अन्य देश खाद्यान्न जो वहां भेजते हैं उसमें भी इस युद्ध के कारण एक संकट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान ये ज्यादा दिन युद्ध नहीं झेल पाएगा। उसको जितना मैक्सिमम अटैक करना था उसने कर दिया है। चाइना और रशिया जैसे देश उसको मदद नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान उसको मदद नहीं कर रहा है, उसके पड़ोसी। अरे पाकिस्तान तो खुद की मदद नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? बिल्कुल, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिससे वो मदद चाहता था वो देश उसको मदद नहीं कर रहे हैं। ये युद्ध अमेरिका वर्सेस चाइना और रशिया भी कहीं ना कहीं है। देखिए, पाकिस्तान तो कभी भी फ्रेम में नहीं आता। ठीक है, ये थोड़ा इतर हो जाएगा, मैं उस पर रिएक्शन आपसे जरूर लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो शिया मुसलमान खुद ही सुरक्षित नहीं है। आए दिन वहां पर मस्जिदों में बम धमाके होते हैं और शियाओं को मार दिया जाता है, तो शिया मुल्क का वो साथ कैसे देगा? ये तो कहना भी बेमानी होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुई, अमेरिका की डॉक्टर आशीष, ठीक है सर, मैं आऊंगा डॉक्टर आशीष हांडा जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर शिवानंद जी। आशीष हांडा जी, अब ये बताइए कि भारत सरकार कितनी तैयार है? आशीष जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये हमारे ऑलरेडी पेट्रोलियम मिनिस्टर और हरदीप सिंह पुरी जी बता चुके हैं कि भारत पूरी तरह से तैयार है। जितना तैयारी हो सकती है वो सब हमने पहले करके रखी हुई है। भले ही हमारे 38 इंडियन ऑयल शिप इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे अटके हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास तकरीबन अगले 100 दिन का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको मुहैया कराने के लिए अलग अलग हमारे एवेन्यूज सब तैयार हैं, सबसे बातचीत ऑलरेडी चल रही है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, बहुत से लोग खासकर मेरे कांग्रेस के साथी यहाँ बैठे हैं, उनको इस बात की बड़ी गुदगुदी और तकलीफ होती रहती है कि मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं, भारत कुछ बोलता क्यों नहीं, फलाना क्यों नहीं करते, एक्शन क्यों नहीं लेते, रिएक्शन क्यों नहीं देते। तो मैं वो ये सवाल उठाएं, क्योंकि ऐसा सवाल जरूर उठेगा डिबेट में, उससे पहले ही अपनी बात क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। देखिएगा, ये जो सारी बातें हैं, आप इस आज पैनल में बहुत हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन फिर भी छोटे मुंह बड़ी बात कहने की गुस्ताखी कर दूंगा उनके सामने कि जियोपॉलिटिक्स वो क्या समझेंगे जिन्हें जियोपॉलिटिक्स और जीरो पॉलिटिक्स का फर्क नहीं पता। वो ऐसे लोग हैं जो सवाल, ठीक है, अभी आपने हरदीप पुरी जी का जिक्र किया, सरकार इस पर खुलकर कोई बयान क्यों नहीं दे रही है? सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। सूत्रों के माध्यम से वैसे तो खबर मिल नहीं पाती है, सूत्रों के माध्यम से एजेंसी के जरिए खबर चलवा रहे हैं आप लोग। जी, आपका जो सवाल है वो जायज है। मैंने कहा ना, ऐसे सवाल उठेंगे, लेकिन क्या है ना कि एक अच्छी गुड लीडरशिप क्या होती है, मतलब गुड लीडरशिप क्या होती है कि किसी एजेंसी को बुलाकर उसके कान में फुसफुसा दिया, ये गुड लीडरशिप है क्या? कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर आशीष हांडा जी? यहाँ पर लोगों के बीच में कैओस है, पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने बात करी ही नहीं अभी, आपने उससे पहले मेरी बात काट दी। मेरे को बात करने दीजिए। नहीं, आप बोलिए, उसके बाद डॉक्टर शिवानंद जी के पास जाऊंगा, प्लीज। जी, गुड लीडरशिप सिर्फ वो नहीं थी जो सिर्फ ये जानती है कि मुझे कब, कहां और कितना बोलना है, बल्कि वो भी
जो ये जानती है कि मुझे कब, कहां और क्या नहीं बोलना है। तो जब सही समय आता है और जितना बोलने का समय आता है उतना बोलते हैं। ऐसा तो मत ही कहिए, 50 बार से ज्यादा ट्रम्प जो है वो क्लेम कर चुके हैं, एक बार भी ट्रम्प का नाम लेके आप लोगों ने विरोध नहीं किया। अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने संसद में बोला था, तो प्रधानमंत्री ने संसद में ट्रम्प का नाम लेके नहीं बोला था। आप भाई किसी फोरम पर बोला हो तो क्या बोलता है आप, मैं वही कह रहा हूं ना कि बोलिए ना, कम से कम जनता के बीच में मैसेज तो जाए। ठीक है शिवानंद जी, आप ही बोलिए प्लीज, अनम्यूट करिएगा शिवानंद भाई। गुड इवनिंग सर, आशीष सर, नमस्कार। नमस्कार। और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर का काम चल रहा है पूरा देश में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, कोई मिनिस्टर का कैबिनेट मीटिंग मुझे मेरे कांग्रेस के साथी की आवाज नहीं आ रही है। अपोजिशन का उन्होंने किसी का भी विश्वास में नहीं लिया। मेरे कांग्रेस के साथी की आवाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी जी, उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी डरे हुए पार्लियामेंट हाउस में नहीं आ रहे। ईरान के साथ इतने दिन के हमारे रिश्ता इतना अच्छा था, नरेंद्र मोदी ने सब सादा शोक व्यक्त भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी चाहे तो अमेरिका, इस्राइल और ईरान से बात करके सेटलमेंट कर सकते हैं। भारत देश सर्वोपरि है, लेकिन आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, विश्व चेला जी कहते हैं, वो हिंदू महासागर के गार्डियन है। लेकिन ये तो मेरे को लग रहा है गैंग ऑफ एप्स्टीन प्यादे है। अमेरिका में जो सेक्स स्कैंडल नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें अरे ये मत बोलिए डॉक्टर शिवानंद जी, नेशनल टेलीविजन पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। जो कुछ है ही नहीं उसको आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? मुद्दा यहाँ पर ईरान इजराइल का है, आप कहाँ चले जाते हैं? सोशल मीडिया में है ना सर। अरे सोशल मीडिया में बहुत कुछ है, राहुल गांधी के कई सारे कार्टून है, बताऊं क्या 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 है सोशल मीडिया में? देखिए आशीष सर, सोशल मीडिया की डिबेट थोड़ी ना हो रही है शिवानंद जी। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी देश के साथ गद्दारी किया है। अरे क्या गद्दारी कर दी? क्या बकवास उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने मीडिया पे बैठ के अपने प्रधानमंत्री के लिए 1 मंथ के लिए परमिशन दिया। आज देखिए भारत पर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गरीब दलित पिछड़ों। आज देखिए यूरिया कितना महंगा जा रहा है। किसान खेती प्रधान देश है। कोई आपकी गिरने की रोजगार है या नहीं है? पूरी तरह से मालूम किसको बोलते हैं? गद्दारी उसको बोलते हैं जब आप राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से पैसा लेते हैं। गद्दारी उसको बोलते हैं खुद बोला नरेंद्र मोदी ने, MOU साइन करते हैं। गद्दारी उसको बोलते हैं जब आप डोकलाम के टाइम पे चाइना से पैसे में जाके चाउमीन खाते हैं। गद्दारी उसको बोलते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर, युवा युवती को रोजगार नहीं, किसान परेशान है, महंगाई चरम पर है। ये अंतहीन हो जाएगा, अंतहीन हो जाएगा। एक सवाल शरदेंदु जी से मुझे लेने दीजिए, ब्रिगेडियर साहब से लेने दीजिए। सर ये वॉर जो है, अभी हम एक्सपर्ट थे, उन्होंने स्वर्ण सिंह जी ने कहा, अर्थशास्त्री जो हमारे हैं, कि बहुत लंबे समय तक डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि ये वॉर नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वॉर लंबा चलेगा, क्योंकि ईरान की जो फौज है वो घुटने टेकना नहीं चाहती। मैं आता हूं शिवानंद भाई, आपके पास ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब ले लूं। आपको क्या लगता है सर कि ये वॉर लंबी चलेगी? क्या इसका नतीजा क्या नजर आता है आपको? देखिए, आज की डेट में विश्व के तमाम जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, हम इस चीज को एनालाइज करते हैं कि किस दिशा में ये युद्ध जा रहा है, कब तक चलेगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होने जा रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड को कुरेदती और आपसे एक जवाब चाहती हैं। देखिए, ईरान ने की जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो मिलिट्री हार्डवेयर में जो स्ट्रेंथ है, मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो स्ट्रेंथ है, वो है उसकी मिसाइल्स और ड्रोन। उसकी एयरफोर्स बड़ी परफेक्टरी है, लो लेवल की है। ब्लू वाटर नेवी है नहीं, वो भी बड़े रुडिमेंट्री लेवल का है। तो इन दोनों फील्डों में उम्मीद ईरान की कुछ भी नहीं। वो उसकी स्ट्रेंथ थी मिसाइल और ड्रोन, और उस पर वो कैपिटलाइज कर रहा है। इसी का वो एक्सप्लॉइट करते हुए तमाम अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है। ड्रोन का एक भय बना रखा है, और ये सारा जो सिस्टम उसका इंडिजिनस है, उसको बाहर की सहायता की जरूरत नहीं है। लिहाजा इसका वो लगातार प्रोडक्शन करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो जून के हमले से और आज के हमले में ये डिफरेंस हुआ है कि ईरान ने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया है, तमाम तरीके का डेलीगेशन किया हुआ है। उनकी जो लीडरशिप में 3-3, 4-4 स्ट्रिंग नीचे तक लोगों को
आगाह किया है कि वो किस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे। उनकी सैन्य टुकड़ी जो छोटे छोटे भागों में तमाम प्रांतों में बटी हुई, उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए पूरी छूट दी गई है। तो सेंट्रलाइज ना कमांड ना होकर डिसेंट्रलाइज कमांड किया है। लिहाजा ईरान इस युद्ध में काफी लंबे समय तक बने रखने की उम्मीद करता हूं और बना रहेगा। ऐसा मेरा मानना है लंबे समय तक बने रहेगा, लेकिन पे डिपेंड नहीं है। एक सवाल यहां पर स्वर्ण सिंह जी आपसे मैं लेना चाहूंगा, चूंकि ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज के जो मुल्क हैं, चाहे कतर की बात कर लीजिए, वो हर जगह मिसाइल से हमले कर रहा है, नुकसान कर रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या इन कंट्रीज का दबाव भी अमेरिका की तरफ होगा कि बातचीत कर इस पूरे मसले को सुलझाया जाए? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनका जो केवल एक स्रोत है अपने राष्ट्र की आमदनी का, ऊर्जा का निर्यात, यदि वो बंद होता है तो उनके लिए, इन सब देशों के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। हाँ, हम सब दूसरे देशों के लिए भी इस बात को लेकर संकट होगा, पर इन राष्ट्रों के लिए जिनका केवल आमदनी का स्रोत यही है ऊर्जा का निर्यात, इसके बंद होने से उन पर संकट होगा। तो वो दो ही चीज है वहां पर, अगर आप बात कर ले, या तो ऊर्जा है या तो ट्रेवल है, दोनों ही बंद हो चुका है, पर्यटन भी बंद हो चुका है, तो जाहिर तौर पर कमर तो टूटेगी। और युद्ध बंद होता है इससे नहीं कि हथियार समाप्त हो गए किसी के पास। इतिहास में आज तक कोई भी युद्ध उस कारण से बंद नहीं हुआ है। युद्ध बंद होता है यदि नेतृत्व की जो अपना मनोबल है वो कमजोर हो जाए, या कोई, मान लीजिए ईरान के अंदर नेतृत्व में मोसाद का या CIA का घुसपैठ हो जाए, या फिर आपको यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में तो हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि उसके बारे में छपता है, वहां डेमोक्रेट्स का, रिपब्लिकन्स का जो अपोजिशन है, उनके अपने साथी देश उनको छोड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक, यूके, स्पेन, टर्की, अब वेटिकन ने भी कह दिया कि ये गलत है। तो यदि उनका मनोबल कमजोर होता है या घुसपैठ होती है नेतृत्व के अंदर देश की, तभी बातचीत हाँ संभव हो पाएगी। जी, बातचीत भी होगी तो 2 सप्ताह पर्दे के पीछे होगी, फिर उनका भरोसा बनेगा, फिर वो संकेत देंगे, वो सामने आएगा। ठीक है, मैं हन्ना जी आपके पास आऊंगा, देवेंद्र जी और शिवानंद जी आपके पास भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे, ब्रेक के बाद फौरन मैं हाजिर होता हूं और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिल तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश AI मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को
समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने पैनलिस्ट के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान और इजराइल जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट जंग का बड़ा असर हुआ है। भारत में गैस संकट का खतरा पैदा हो रहा है। सरकार अलर्ट पे है। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया गया है। गैस उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सिलेंडर संकट टालने की तैयारी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है। रसोई गैस सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। तो सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का संकट ना हो। सीधे चलेंगे डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री जी के पास। डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री जी, सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश है कि देश के नागरिकों को किसी भी तरह की संकट का सामना ना करना पड़े, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कितने दिनों का बैंक है, और रशिया से अगर हम फ्यूल भी लेते हैं तो वो 20% ही हम इंपोर्ट करेंगे, बाकी का क्या होगा? आने वाले समय में आपको ये तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है, ये जरा बताइएगा डॉक्टर देवेंद्र जी। देखिए, एक चीज तो आप समझ जाइए कि ये युद्ध आज का युद्ध नहीं, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बिल्कुल चिंता थी, इसलिए हमारा देश तैयार है और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात जो आपने बोली है, हमारी तैयारी पूरी है। और एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार कुछ ऐसे विषय जो सामने सार्वजनिक नहीं कर सकती है, सरकार नहीं कर रही है। सबसे बड़ी चिंता सरकार की थी, जो 17 लाख से ज्यादा लोग भारतीय इन गल्फ देशों में फंसे थे। सरकार ने भी उनकी भी जान और उनके सामान की सुनिश्चित किया है और तेजी से उनको भारत में लाने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, फिर मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये युद्ध केवल ईरान का युद्ध नहीं है, ये युद्ध चाइना वर्सेस अमेरिका है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका से हम डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे, कुछ कूटनीति होती है। भारत सरकार को कब बोलना, क्या बोलना, ये हम और आप नहीं बताएंगे, ये भारत सरकार को पता है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आज अमेरिका का हित भारत के हित के साथ है। अरब के अधिकांश 80% देश भारत के साथ है। ईरान अपने ही इस मायाजाल में फंस चुका है। ईरान आज नहीं कल, कल नहीं परसों सिलेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां खाद्यान्न संकट सबसे बड़ा संकट है। ईरान अपने ही पड़ोसी देशों के साथ, भाइयों के साथ लड़ रहा है। और आप देखिए, यूएई पे उसने 800 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए, कुवैत पे अटैक किए, कतार पे अटैक किए, बहरीन पे, जॉर्डन पे, ओमान में। ये क्या है? तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरी इस स्ट्रेटेजी ये दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी है। अमेरिका पर दबाव बनेगा, समझिए इस बात को। बिल्कुल, ये दबाव बनाने की है और अमेरिका को पता है, इजराइल को पता है। हमको तो धन्यवाद देना चाहिए इजराइल जैसे देशों का। आतंकवाद जो पनाह गल्फ के कुछ देश दे रहे थे, उनको इकोनॉमिकली मदद कर रहे थे, आतंकवाद भी परस्त हुआ है। चाइना की नीति जो भारत के विरोध में थी, वो भी परस्त हुई है। भारत को इससे फायदा है और जो स्ट्रेटेजी जो ये चल रहा है, उससे हमको बचने की आवश्यकता है। डॉक्टर आशीष शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे, उसका जवाब शिवानंद जी आप दीजिएगा। डॉक्टर आशीष शर्मा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे सभी आदरणीय एक्सपर्ट्स ने भी बताया, ये बड़ी ही फ्रेजाइल, बड़ी ही डेलिकेट सिचुएशन है इस समय जियोपॉलिटिक्स में। आप अगर भारत की परिस्थिति देखिएगा तो एक तरफ भारत का घनिष्ठ मित्र है, चिर परिचित, जिसको बोलते हैं रशिया। लेकिन यहाँ रशिया किसके साथ खड़ा है? चाइना के साथ, जिसपे हम इतबार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत का सबसे मददगार कौन है? इजराइल। इजराइल किसके साथ खड़ा है? अमेरिका के साथ, अगेन जिसकी पॉलिसीज पे इतबार नहीं किया जा सकता। तो आप समझिएगा कि समय कितनी नाप तोल के बोलने और नाप तोल के कदम कदम फूक फूक के रखने वाली परिस्थिति में भारत है। ऐसे में मैं बता रहा हूं आपको कि हमें पराई शादी में अब्दुल्ला नहीं दीवाना बनना, हमें बेमतलब में ना कोई स्टेटमेंट। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, जवाब दे दीजिए। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनवाना चाहते हैं आप? कहां ऐसा कर रहे हैं आप लोग? आशीष जी, ये बीजेपी नेता को और वो अर्थशास्त्र है ना देवेंद्र जी, मोदी जी का सलाहकार जल्दी बना दीजिए, क्योंकि बहुत पूरा इनको पूरा जानकारी है। सरकार के हित में बात कर ले तो सब सलाहकार हो जाएगा जी। देश सर्वोपरि है,
ये लोग देशद्रोही है दोनों भी। अरे फिर ऐसा बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत काहे हो जाते हैं आप, भावनाओं में काहे बह जाते हैं आप? देश में जो संकट आ रहा है नहीं भाई साहब, इसकी पूरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी है। एक बात बताऊं, कहते हैं उन्होंने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया। दो बार सही वक्त दिखाती है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता कभी भी सही बात नहीं बोलते। मालूम नहीं कैसी घड़ी खराब घड़ी से भी सरकार एकदम बंगार लोग बोल रहे क्या है, एकदम पूरा करकट है। आज के डेट में आशीष जी भारत को खतरा है पाकिस्तान। अच्छा तो हम क्या करें? एक मिनट रुक जाइएगा आशीष आना जी, आशीष आना जी अभी कुछ बोलिएगा, बात सुन लीजिए ना। अच्छा ये बताइए कि हम क्या करें, सरकार क्या करे, अब थोड़ा समझाइए मुझे, सरकार क्या करे? अच्छा सुनिए आशीष जी, मेरा एक ही रिक्वेस्ट आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी है 140 करोड़ जनता जी का है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो सरेंडर हुआ है वो उसके अरे मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि सरकार को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? आशीष जी सब मिलके अमेरिका पे हमला कर दे, क्या करें? सर बात तो सुनिए जी मेरा। अमेरिका और इस्राएल से बात करके ईरान से सेटलमेंट करने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मतलब आप उनको वैश्विक की कितने बड़ी छवि मानते हैं ना? अरे रुक जाइए ना हांडा जी, रुक जाइए ना हांडा जी, अरे रुकिए, अरे रुक जाइए हांडा जी। मतलब डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की छवि को इतना बड़ा मानती है कि इस युद्ध को वो रुकवा सकते हैं, आप मानते हैं इस बात को? यानी अरे सर, अरे यही कहने का मतलब था। अरे 100% रुक सकते हैं। हाँ तो ये देखिए आशीष आना जी, ईरान से बात करो ना। ये आशीष आना जी आपके फेवर में आ गई बात। हो रहा है नरेंद्र मोदी सरेंडर क्यों हो रहे हैं? चलिए जवाब दीजिए आशीष आना जी। मैं इनकी बात को फूल चढ़ाता हूं। इस समय जब पूरा विश्व एक तरह से एक दूसरे से उत्तम होने में लगा हुआ है, 30 से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही है, उस समय भारत में भी लड़ाई चल रही है। पता है क्या चल रही है? T20 वर्ल्ड कप की लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड कप की लड़ाई में बिजी है। ईरान से बात इसको करके बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। कर सकते हैं, सबकी धोती में आग लगी है, सब हैरान परेशान है, लेकिन भारत एकदम निश्चिंत बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो इजराइल से भी बात कर सकता है, और भारत ऐसा देश है जो ईरान से भी बात कर सकता है। भारत ऐसा देश है जो अमेरिका से भी बात कर सकता है, और भारत ऐसा देश है जो रशिया से भी बात कर सकता है। सरेंडर किया है। नरेंद्र मोदी चप्पल छाती लेके जा रहे हैं, डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी से भी बात कर सकता है। अच्छा ठीक है शिवानंद जी और आशीष आनंद जी, ठीक है एक सवाल, ठीक है मैं समझ गया, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहेगी, लेकिन शरदेंदु जी से सर से एक सवाल लेना है। अच्छा ठीक है, फिर जनकर अब फिर एक बार मैं आप लोग को आमने सामने लाऊंगा, लेकिन कुछ सवाल के जवाब दर्शकों को भी समझने हैं। सर अब जरा ये बताइएगा कि क्या आने वाले समय में इस युद्ध में ईरान की मदद करने के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी तरह से चीन या रूस आ सकता है क्या? आशीष जी देखिए मैं अरे आपसे नहीं पूछ रहा था सर, शरदेंदु जी से पूछ रहा था। देखिए ईरान के जो एलाइज हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें तो रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया है, और तमाम ऐसे फेंस सिटर हैं वो ईरान की मदद के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और जब से देखिए रूस ने अपने एलाइज की मदद करना बंद किया, जिसकी शुरुआत देखिए सीरिया से हुई, अल असद की सरकार गिरा दी गई, अल सरा आ गया, और वहां से कहीं ना कहीं रशिया अपने एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया और जिससे अमेरिका के हौसले बुलंद हुए, और अमेरिका ने इसका एक्सपेरिमेंट अब ईरान पे किया। ईरान आइसोलेटेड नहीं, आप इसको समझिए। नॉर्थ कोरिया ने भी बोला कि वो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के लिए तैयार है, तमाम मदद मिलिट्री हार्डवेयर की करने के लिए तैयार है। युद्ध शुरू होने से पहले चाइना के तमाम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तेहरान में उतरे थे, तमाम तरीके की मदद दी गई थी, और यह भी बताया जा रहा है कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, वो ईरान में इंस्टॉल किया गया है। S-400 डिप्लॉयड है ग्राउंड में। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया और चाइना ईरान की मदद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और रूस का एक स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो यूरोप की वो गैस की सप्लाई बंद करेंगे। अगर वो गैस की सप्लाई बंद करते हैं यूरोप के, तो छोटे बड़े तमाम यूरोप के देश उससे अफेक्टेड होते हैं, युद्ध का दायरा बढ़ता है। और दूसरी तरफ मोसाद
लगातार हमने अजरबैजान पे करना, सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी पे किया, तमाम तरीके के सूडो अटैक कर रहा है जिस तरीके से वो ईरान को ब्लेम कर सके। तो युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईरान किसी भी हालत में अपने आप को आइसोलेटेड ना समझे। उसने रूस की मदद की है और जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचेगा, मेरा मानना है कि ईरान की युद्ध में वापसी होती हुई नजर आएगी। जैसे जैसे युद्ध के दिन और बढ़ेंगे, अमेरिका के ऊपर डेंट लगता जाएगा। इतनी बड़ी लॉजिस्टिक चेन, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, इतने बड़े जमावड़े को मेंटेन करना एक्सपेंडिचर है, बहुत बड़ी रसद है। अमेरिका में एक ये भी रिपोर्ट है कि उनके हथियारों में उनकी कमी है, क्योंकि तमाम तरीके के हथियार, और आपने यूक्रेन को मदद की, इजराइल की मदद की, अब आपको जब ईरान पे उस पे इस्तेमाल की जरूरत है तो वहां पे एक तरीके का हथियारों का क्राइसिस है। अब उसको उनका प्रोडक्शन को डबल करना पड़ेगा। वो प्राइवेट एजेंसी है, वो एक्सट्रैक्ट करेंगी मनी। तो इस तरीके से एक तरफ अमेरिका जो अपने आप को ग्रेट अगेन बनाने की फिराक में था, इस युद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में डोनाल्ड की ये है कि वो इस युद्ध से कैसे निकले बाहर। शरदेंदु सर, ठीक है, स्वर्ण सिंह जी, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये है कि अगर युद्ध, जो कि ब्रिगेडियर सर कह रहे थे कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, तो क्या ईरान अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम साबित होने वाला है क्या? लगता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के आपको पहले कार्यकाल का याद होगा कि उस वक्त उनको अफगानिस्तान से 20 साल बाद लौटना पड़ा था और जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी शुरू होते ही वो लोग घर वापस आए थे। इसीलिए दूसरा कार्यकाल शुरू करते हुए उन्होंने बार बार ये संकेत दिया कि वो सैनिकों को विदेश में जमीन पर नहीं उतारेंगे और उनका जो मागा बेस है वो भी नहीं चाहता कि वो अपने सैनिकों को दूसरों के झमेलों में, झगड़ों में जमीन पर उतारे। इसलिए मुझे लगता है कि यदि वो जमीन पर नहीं उतारते हैं सैनिकों को और केवल हवाई हमलों पर ही केवल उनका जोर रहता है, तो ये वियतनाम नहीं बन सकता है दूसरा। और आज की दुनिया और तब की दुनिया में भी बहुत फर्क है। आज देखिए, वियतनाम की जो कोशिश थी वो केवल अपनी भूमि के अंदर रहकर अपनी देश को बचाने की थी, जबकि आज ईरान का युद्ध आप देखें कि आपके हिंद महासागर तक पहुंच चुका है और अजरबैजान तक, साइप्रस तक चला गया है और 11 जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां पर पहुंचा हुआ है। तो वियतनाम के साथ शायद उसका मुकाबला करना नहीं, लेकिन स्वर्ण सिंह जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया या सीरिया में जो कुछ हुआ, तो सीरिया, इराक से लोग निकलकर दूसरे मुल्कों में गए, लेकिन ईरान से ये ऐसी कोई भी तस्वीर हमें नजर नहीं आई। उसकी वजह बहुत साफ है कि आप देखें कि जो 37 साल से वहां के चीफ शिया क्लेरिक सुप्रीम लीडर थे, जाहिर है कि बहुत लोग सरकार से बहुत नाराज भी हैं। इसीलिए इस साल के शुरुआत में लगभग पूरे ईरान में ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पर ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि जनता का आक्रोश, नाराजगी अपनी सरकार से उतनी नहीं है जितनी इजराइल और अमेरिका के साथ है। और इस तरह से जब उनका असैसिनेशन होता है तो एक तरह से जनता जो है, अभी भी आपको लोग मिलेंगे ईरान में जो सरकार का तख्ता पलटने में खुश होंगे, पर बड़ी संख्या में लोग आज मुझे लगता है कि वो ईरान की सरकार के साथ है। और दूसरी बात कि जो उन्होंने सक्सेशन प्लान बनाया, उनको पता था इस तरह का कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा था या तो मैं ना रहूं या मैं कम्युनिकेट ना कर पाऊं, तो उसके लिए सक्सेशन प्लान बनाया गया। इसीलिए 40 या 45 बड़े नेतृत्व के लोग मारे जाने के बावजूद भी सरकार खड़ी है और चल भी रही है। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, एक सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा? क्या महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी क्या आने वाले समय में? जी बिल्कुल, महंगाई बढ़ेगी और ये युद्ध हो रहा है, ये वर्ल्ड वॉर के ही तरह है, तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। और ये केवल भारत के लिए नहीं रहेगी, पूरे विश्व के लिए रहेगी। इससे अमेरिका भी परेशान रहेगा, चाइना भी, रशिया भी रहेगा। लेकिन हम एक बात क्यों भूल जाते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चाइना है ना। भारत को आर्थिक और सामाजिक और पॉलिटिकल रूप से कमजोर करने वाला चाइना है। चाइना ने भारत को जिस तरह से घेरा था, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ऐसे में अगर इजराइल और अमेरिका हमारे साथ आता है और ये जो मुस्लिम देश हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में थे कभी, अगर उनके विरोध में हम खड़े हैं और ताकत से खड़े हैं और अमेरिका और इजराइल को हम समर्थन करते हैं,
तो हमको इस बात नहीं नहीं, ये तो भूल जाइए कि मुस्लिम देश हमारे समर्थन में आएंगे। ये तो दिमाग से ही निकाल दिए डॉक्टर विश्वकर्मा जी कि कोई भी मुस्लिम देश जो है वो भारत के समर्थन में आएगा। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तभी हमने देख लिया था। नहीं, अभी आप देखिए, भारत पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिकली रूप से स्ट्रांग है और अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है, रशिया को भी भारत की आवश्यकता है। स्वर्ण सिंह जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर शिवानंद जी आपके पास आऊंगा। स्वर्ण सिंह जी झूठ बोल रही है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि आपकी मुसीबत आएगी नहीं, आ चुकी है। आप देखें, तेल के कीमतें $60 बैरल से $80 पर बैरल हो चुकी हैं। $1 जब बढ़ता है कीमत तेल की तो $1.5 अरब सालाना बिल हमारा बढ़ जाता है। $130 अरब का बिल पहले से ही है, $160 अरब तक पहुंच चुका है अब सालाना हमारा बिल। तो मुसीबत तो आ चुकी है पहले से। हाँ, भारत सक्षम हो सकता है। दूसरा, जो भारतीय, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो 95 लाख मान लोग रहते हैं, जो स्ट्रैंडेड हैं, चाहे शिप के क्रू में हैं या वहां वो पर्यटन की वजह से गए हैं, पिलग्रिमेज की वजह से गए हैं, कुछ भारतीय मर भी चुके हैं। उनकी क्या करेंगे? उनको भारत कब लाएंगे, कैसे लाएंगे? ये बहुत सारे सवाल है, बट हैं। ठीक है शिवानंद जी, जल्दी से कुछ आप कहना चाह रहे थे, आप बोलिए, फिर मैं हांडा जी आपके पास आऊंगा। अनम्यूट करिएगा। आशीष जी, पेट्रोल, गैस और जो भी एलपीजी है, ये सब महंगाई होने जा रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जल्द से जल्द खत्म होगा। ये जो चल रहे, ये तमाशा जो चल रहे पूरी तरह से खत्म होगा। लेकिन इंडिया अलर्ट रहना बहुत जरूरी है सर। बांग्लादेश, आज पाकिस्तान बांग्लादेश में आरडीएक्स आर्मी ला के रखे पूरी तरह से। दूसरी बात, आज देखिए आदरणीय देश के पंतप्रधान मोदी साहब थोड़ा सबको विश्वास में लेके थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। आप ही देखिए मनोज नरवणे के बुक में क्या लिखा है, उस बारे में मोदी साहब कुछ भी खुल के नहीं बोल रहे। वो तो नाम नरेंद्र काम सरेंडर, और पार्लियामेंट हाउस से भी बात का विषय ये भी हो गया है कि बालेन शाह की जो पार्टी है वो जीत गई है नेपाल में, और बालेन शाह हमेशा भारत के खिलाफ इसने बयानबाजी की है। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। एक नेपाल बचा हुआ था, वो भी बालेन शाह के पास चला गया। आशीष सर, आज बांग्लादेश, नेपाल, तुर्की और अमेरिका और चाइना 50-50 है। इसलिए भारत देश, इंडिया सर्वोपरि है। जो भारत के अंदर चाइना के नरेंद्र मोदी जी को जो कम्युनिस्ट हैं, जो पूरे भारत के अंदर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अमेरिका विरोध में है, ये ठीक नहीं है। भारत के हित में नहीं है। महंगाई चरम भारत अपने आर्थिक और सामाजिक रूप से खड़ा हुआ, पॉलिटिकल रूप से मजबूत है। किसान और हम सब डॉक्टर आशीष राणा जी, किसान प्रॉब्लम है सर, और किसान के बारे में और युवा युवती के बारे में, मेरे कांग्रेस के साथी को भी सुन लीजिए। शिवानंद जी सुन लीजिए ना प्लीज। हाँ बोलिए आशीष राणा जी प्लीज। देखिएगा, आपके दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि बात जब कोई शुरू होती है, जब कोई किसी तरह का विवाद शुरू होता है, तो अक्सर शुरू इस बात से होता है क्या सही और क्या गलत। ऐसे ही ये विवाद भी शुरू हुआ था, लेकिन आगे जाके वो खत्म कहाँ होता है, कौन सही और कौन गलत। यानी जब मैं और अहम आ जाता है, और हम सबको पता है कि कुछ विश्व नेताओं के मैं और अहम इतने बड़े हैं। अरे खुल के बोल दीजिए ट्रम्प का नाम। अरे आप काहे बोला, इतना ही चक रहे हैं। बोलिए बोलिए, डोनाल्ड ट्रम्प है ऐसा बोलने में क्या कहा भाई साहब। मैं मोदी जी का सिपाही हूं। हर बात को कहने का एक जियोपॉलिटिकल तरीका होता है। सड़क लोगों की तरह हर बात मुंह पे नहीं की जाती, हर बात को कहा जाता है। दूसरी बात देखिएगा, जब बारिश होगी तो सबकी गिल्ली होगी, फिर वो मैं क्या, ये विश्व युद्ध के हम कगार पे खड़े हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। तो ऐसे में संकट आएंगे और हम इसके लिए तैयार हैं, तो सबसे बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी, अरे सुन लीजिए, आखिरी 30 सेकंड है, वाइंड अप करना है। सुन लीजिए शिवानंद जी, अरे सुन लीजिए ना। अभी आप तारीफ कर रहे थे कि वही युद्ध को सुलझा सकते हैं, अभी आप ये कहने लगे। अरे रुक जाइए ना आशीष राणा जी, अरे जल्दी, अरे वाइंड अप करना पड़ेगा। अरे सुन लीजिए ना। अरे चुप तो कराओ इनको। नरेंद्र मोदी, भारत एक ऐसा देश है जो युद्ध के साथ नहीं खड़ा होता,
बुद्ध के साथ खड़ा होता है। और मोदी को भारत की जनता ने जिता के भेजा है, ना यूएस की जनता ने, ना इजराइल की जनता ने। इसलिए राष्ट्र हित सर्वोपरि मानते हुए भारत की जनता के लिए जो भी फैसला लेना उचित होगा। उम्मीद यही है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हमेशा की तरह देश के हित में लेगी, और जो संकट है उस संकट से भी निपट लेंगे। तमाम तरह की चुनौतियों से निपट चुके हैं तो ये भी चुनौती से निपट लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हमारे साथ 5 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, जिन्होंने बताया कि इस युद्ध के मायने क्या है, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। विदेशों में गूंजा संदेश, निवेश का नया पता उत्तर प्रदेश। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिली। ग्लोबल स्तर पर यूपी को इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के चलते सिंगापुर और जापान की विश्व प्रसिद्ध कंपनियां निवेश के लिए उत्सुक हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। चलते चलते आज का विचार। महाभारत में सबसे बड़ा अपराध हथियार उठाना नहीं, बल्कि गलत समय पर मौन रहना बताया गया है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मुझे दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात सोमवार ठीक रात 9 बजे होगी। शुभ रात्रि।